एवरीवन। तो आइए बात करते हैं प्लांट डिजीजेस और उनके मैनेजमेंट के बारे में। प्लांट डिजीजेस वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनका कॉज होते हैं और ये काफ़ी हद तक एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं और होस्ट यानी कि जिस प्लांट पे ये इन्फेक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करती हैं। और इस तरीके से पैथोजन, होस्ट और एनवायरनमेंट ये तीनों मिलकर एक इंटरेक्शन करते हैं और उसका इंटरेक्शन जो है वो डिजीज होता है। और डिजीज या उससे रेजिस्टेंस या टॉलरेंस भी इसी इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। तो एक ट्राइंगल जैसा ये बनाते हैं कि होस्ट का इंटरेक्शन विद पैथोजन और एनवायरनमेंट ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इस ट्राइंगल को बोलते हैं डिजीज ट्राइंगल। तो अक्सर ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डिजीज ट्रायंगल का कंपोनेंट नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से कंपोनेंट इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं डिटेल में। द टर्म पैथोलॉजी जिसको अब प्लांट पैथोलॉजी, एनिमल पैथोलॉजी, ह्यूमन पैथोलॉजी कई ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। दिस टर्म इज डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है ये, पैथोस और लोगोस। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो विच इज कॉज्ड बाय फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ये फंगस है। इस फंगस से होने वाली ये डिजीज है जिसको लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल फॉर व्हाट अ प्लांट डिजीज कैन डू टू चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये डिजीज जो है वो पूरी की पूरी क्रॉप को खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। आयरलैंड में पोटैटो की पूरी प्लांटेशन जो है इस डिजीज ने खत्म कर दी थी और इस वजह से वहां पर फेमाइन जैसी हालत, भुखमरी जैसी हालत हो गई थी और उस फेमाइन को पॉपुलरली आयरिश फेमाइन कहा गया। The most devastating rust ever introduced to Sri Lanka was कॉफी रस्ट। इसने कॉफी की प्लांटेशंस जो है श्रीलंका में वो पूरी तरीके से खत्म कर दी थी। तो ये कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि डिजीज कितनी डिवास्टेटिंग हो सकती है। ये सिर्फ एक पत्ते पे होने वाला इन्फेक्शन नहीं है, पूरी की पूरी क्रॉप भी खत्म हो सकती है अगर बड़े स्केल पर डिजीज आ जाए तो। Today, Puccinia graminis is considered as one of the most important potential bioterrorism threat to agriculture in US, क्योंकि Puccinia graminis जो कि रस्ट, व्हीट रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है और इसकी वजह से व्हीट की पूरी क्रॉप जो है वो डिवास्टेट हो सकती है। 80% तक ई लॉसेस हो सकते हैं। सो इसको बायो टेररिज्म की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि किसी कंट्री में उसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाए क्रॉप पर और फिर उसके बाद में जो है पूरी क्रॉप को ख़त्म कर दिया जाए, तो भुखमरी से ही कोई देश कमज़ोर हो जाएगा। क्लासिक डिजीजेस इंसिडेंट्स, इनके अलावा भी कुछ क्लासिक डिजीज इंसिडेंट्स हैं। वो है ग्रेप्स का डाउनी मिल्ड्यू जो कि फ्रांस में आइडेंटिफाई किया गया, पनामा विल्ट ऑफ बनाना जो कि फिजेरियम से होता है, सीगाटोका लीफ स्पॉट ऑफ बनाना सर्कोस्पोरा से होने वाला ये डिजीज है, ट्रिस्टेजा वायरस सिट्रस का सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग डिजीज जो कि सिट्रस डिक्लाइन के लिए, किसके लिए, सिट्रस डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रबर, बंची टॉप ऑफ बनाना जो कि एक वायरल डिजीज है और बनाना एफिड इसको ट्रांसमिट करता है, एंड वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो की वार्ट डिजीज। ये कुछ क्लासिक इंसिडेंसेस हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया कि हमें पैथोलॉजी की तरफ भी ध्यान देना है, प्लांट्स के एस्पेक्ट में भी। डिवास्टेटिंग डिजीजेस ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, ये तो आपके जो एग्जाम्पल्स अभी दिए वो थे आपके वर्ल्ड में। अब इंडिया में भी इस तरह के एग्जाम्पल्स हुए हैं जैसे कि लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है और ये बंगाल फेमाइन के नाम से पॉपुलर हुआ। पूरी राइस की प्लांटेशन के डिवास्टेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था।
wheat rust, bacterial leaf blight of rice, tongrovirus of rice, rice blast, banana bunchy top virus. It eventually wiped out the whole plantation of Virupakshi banana variety in India. Now, some important points about the plant pathology. The great grandfather of phytopathology is French botanist Tillet. Father of plant pathology and founder of modern mycology is considered as Anton de Berry. Father of modern plant pathology in India is E.J. Butler. Julius G. Kuhn. He published the very first textbook on plant pathology. तो ये कुछ लोग हैं जिनके significant contribution की वजह से लोगों का इस तरफ ध्यान गया और plant diseases को importance मिलने लगी. Classification of diseases. Diseases can be classified differently depending upon on which part of plant or how they are appearing in the field. इसके बेस पर diseases के classification है localized disease. Localized disease वो होती हैं जो plant के किसी एक part पर या फिर field के किसी एक area में होती हैं. सिस्टेमिक डिजीज, प्लांट के अंदर सिस्टम में जाकर अफेक्ट करने वाली, जैसे नेक्रोसिस हो जाना, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है ये सिस्टेमिक डिजीज करती हैं और ये पूरे के पूरे प्लांट पर जो है फैल जाती हैं. देन कहाँ से इनोकुलम आ रहा है, इस बेस पर 3 टाइप से बांटा गया है. एयरबॉर्न डिजीज यानी कि कोनिडिया या इनोकुलम जो है वो एयर में ट्रांसफर करता है. सीड बॉर्न डिजीज यानी कि सीड में कैरी होता है जो इनोकुलम है और ये इन्फेक्टेड सीड जहाँ भी लगाया जाएगा वहाँ पर ये डिजीज आ जाएगी. देन सॉइल बॉर्न डिजीज, जो प्रीवियस क्रॉप है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसके कोनिडियाज, उसके स्पोर्स जो हैं डिजीज के वो उसी फील्ड में रह जाते हैं और ऐसे इन्फेक्टेड फील्ड में नई क्रॉप लगा देने से उस क्रॉप में भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन ट्रांसमिट के बेसिस पर वेक्टर ट्रांसमिटेड, ये अधिकांश तौर पर वायरल डिजीजेस होती हैं क्योंकि वायरस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट होने के लिए किसी मोड की ज़रूरत होती है, किसी लिविंग बॉडी की ज़रूरत होती है. तो आइदर मैकेनिकल टूल्स से और किसी इंसेक्ट से, स्पेशली जो सकिंग पेस्ट होते हैं उनसे ये डिजीजेस जो हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं. एंडेमिक डिजीज़ जो लोकली एरिया में होती है, छोटे एरिया में. देन एपिडेमिक, बड़े एरिया में अचानक से फैल जाने वाली डिजीज. स्पोरेडिक, छोटे छोटे पॉकेट्स में आपको दिखाई देगी ये. इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शियस डिजीज वो है जो कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जो है फैल जाती हैं. जैसे अभी आप पत्ता देख रहे हैं, अगर इस पे ये पाउडरी मिल्ड्यू है कुकुरबिट्स की, तो अगर इसके ऊपर ये पाउडरी मिल्ड्यू आ गया है तो ये अपने आसपास वाले प्लांट में आसानी से फैला देगा. तो ये पाउडरी मिल्ड्यू इन्फेक्शियस डिजीज हुई जो कि फंगल, बैक्टीरिया या किसी तरह के वायरस के इन्फेक्शन से हो सकती है या फिर आपकी एमीबॉयटिक भी हो सकती है. नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो दे आर बेसिकली डिसऑर्डर्स जो किसी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या फिर एडवर्स सॉइल कंडीशन की वजह से होते हैं. देन लेट्रोजेनिक डिजीज. लेट्रोजेनिक डिजीज, the effect of plant protection chemical which resulted in either the appearance of new disease or the increase in the disease already present. ऐसी डिजीज को बोलते हैं लेट्रोजेनिक, यानी कि ऑलरेडी सपोज ये डिजीज है यहाँ पर और इस पर आपने कोई केमिकल स्प्रे किया, उसकी वजह से ये डिजीज खत्म हो गई और कोई और डिजीज आ गई या फिर यही डिजीज एग्रेवेट हो गई, तो ऐसे डिजीज को लेट्रोजेनिक कहेंगे. एग्जाम्पल है इसका कि जिनेब जब यूज़ किया जाता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स कंट्रोल करने के लिए, पर ये डाउनी मिल्ड्यू को तो कंट्रोल कर लेता है लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू को ये बढ़ा देता है. नाउ वी हैव इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, जिसको IPDM बोलते हैं या IDM बोलते हैं.
IDM लार्जली यूज की जाती है टर्म, क्योंकि जो IPDM है वो इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है, जब पेस्ट और डिजीज दोनों का ही मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड तरीके से किया जा रहा हो। Integrated plant disease management can be defined as a decision-based process involving coordinated use of multiple tactics for optimizing the control of pathogen in an ecologically and economically possible way. The implications are किस तरीके से किया जाता है, simultaneous management of multiple pathogen, यानी कि ये ध्यान रखा जाता है कि आप एक पैथोजन मैनेज कर रहे हो तो आप साथ साथ में दूसरे को भी मैनेज कर लो, ताकि ऐसा ना हो कि एक को आपने ठीक किया और तो दूसरी डिजीज आ गई. रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ पैथोजन इफेक्ट्स एंड देयर नेचुरल एनिमीज एंड एंटागोनिस्ट एज वेल. यूज ऑफ इकोनॉमिक और ट्रीटमेंट thresholds when applying chemicals, यानी कि जो EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल है या फिर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, वो जैसे इंसेक्ट के कंट्रोल में इंपॉर्टेंट होते हैं उस तरह से ये लेवल यहाँ भी रोल प्ले करते हैं. इंटीग्रेटेड यूज ऑफ मल्टीपल सप्रेसिव टैक्टिक्स, यानी कि कई तरह के मेथड यूज करना एक सिंगल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए. प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं, इस तरह से इंटीग्रेटेड अगर कंट्रोल करेंगे तो क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए. एक है सबसे पहला प्रिंसिपल अवॉइडेंस, which prevents disease by selecting a time of the year or a site where there is no inoculum or where the environment is not favorable for infection. Then exclusion prevents the introduction of इनोकुलम, कि अगर आपको लग रहा है कि ये प्लांट जो है वो इनोकुलम डेवलप कर रहा है तो उसको आपने रोक आउट कर देना है, निकाल देना है. इरेडिकेशन इज द कंप्लीट रिमूवल और डिस्ट्रक्शन और इनएक्टिवेशन ऑफ इनोकुलम बाय मींस ऑफ केमिकल्स मोस्टली. प्रोटेक्शन मतलब जैसे प्रिवेंटिव स्प्रे होते हैं, जैसे आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर डिजीज आने वाली है या फिर आपको पता है कि इंसेक्ट जो है वायरल डिजीज का वेक्टर हो सकता है, तो आपने पहले से ही उस इंसेक्ट को कंट्रोल कर लिया, तो ये आपका प्रोटेक्शन है, एक तरीके का प्रिवेंटिव मेजर है. देन रेजिस्टेंस ऐसी वेराइटीज को यूज करना जो कि पर्टिकुलर डिजीज या इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंट है या टॉलरेंट है. देन थेरेपी अगर कोई डिजीज आ गई है और उस प्लांट में इन्फेक्शन के आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, उन सिम्टम्स को जो है क्योर करना बाय यूज ऑफ डिफरेंट मेथड्स. कोई बायोपेस्टिसाइड आप यूज कर सकते हैं या कोई आप केमिकल बेस्ड फंजीसाइड यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे पाउडरी मिल्ड्यू के केसेस में हम जो है पानी की तेज बौछार से उसको वॉश ऑफ कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं उन प्लांट्स को जो इन्फेक्टेड हैं या फ्रूट्स को. तो कई तरह की थेरेपी फिर दी जाती है जब इन्फेक्शन आ जाता है. प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स, दे आर दी कल्चरल प्रैक्टिसेस बेसिकली, और कल्चरल प्रैक्टिसेस में आपका वैरायटी का सिलेक्शन आ जाएगा, स्पेसिंग का आ जाएगा, देन टाइम ऑफ प्लांटिंग और सोइंग, एंड देन जो आप रोग आउट करते हैं प्लांट को वो आ जाएगा, वीड्स को हटाना जो कि होस्ट की तरह काम करती हैं, पेस्ट को मैनेज करना जो कि वेक्टर्स का काम करते हैं. तो ये सभी कल्चरल प्रैक्टिस का पार्ट है. लिमिटेड जो है वो फर्टिलाइजर डालना, इरिगेशन ठीक से करना, ये सभी जो है आपके कल्चरल प्रैक्टिसेस का पार्ट है. केमिकल कंट्रोल जो है वो 3 तरह से किया जा सकता है. कैसे, एक तो सीड ट्रीटमेंट करके, सॉइल ट्रीटमेंट करके और स्प्रे करके. डायरेक्ट एप्लीकेशन की जा सकती है स्टैंडिंग क्रॉप के ऊपर. तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो यूज होने वाले केमिकल्स हैं वो है क्लोरानिप, डाइक्लोन, थीरम और बेबिस्टीन. इसमें कैप्टान भी यूज होता है सीड ट्रीटमेंट के लिए. सॉइल ट्रीटमेंट अक्सर जो है वो फ्यूमिगेंट से किया जाता है. तो फ्यूमिगेंट्स जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड, वापाम, वोरलेक्स, डीडी मिक्सचर, और इसके अंदर आपका एक और आ जाएगा क्लोरोपाइरिफॉस. हालांकि ये एक इंसेक्टिसाइड है पर ये भी कुछ डिजीजेस के लिए अच्छा हो सकता है, यानी कि उनको रोकने के लिए अच्छा हो सकता है. प्लांट प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट जो कि स्प्रे जिनका किया जाता है, जैसे कॉपर कंपाउंड्स हैं, सल्फर कंपाउंड्स हैं, मनेब, जुनेब, कैप्टान, डिनोकार्ब,
स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबैक्टीरियासाइड है, साइक्लोहेक्सामाइड, बेनोमाइल, ये सभी केमिकल्स जो है स्प्रे की तरह यूज किए जा सकते हैं। Then there is strategic preventive measures. Strategic preventive measures जैसे आपको अभी बताए थे कि ये एक तरह के कल्चरल प्रैक्टिसेस ही हैं जिनमें हम आसपास के फील्ड में कौन सी क्रॉप लगी है, वहाँ किस तरह का मैनेजमेंट है, वहाँ रोटेशन करना, सॉइल स्ट्रक्चर को जो है वो बार बार चेंज करते रहना, यानी कि टिलेज प्रॉपरली करना, सॉइल सप्रेसिवनेस वो यूज़ करना, बायोलॉजिकल सॉइल डिसइंफेक्शन करना, कैच क्रॉप लगाना जो कि आपके इन्फेक्शन वाले इनोकुलम को कैच करेगी, एंड देन क्रॉप रोटेशन करना, टिलेज प्रॉपरली, समर टिलेज स्पेशली. Then we have tactical preventive measures. Tactical preventive measures deal with the planning and realization of a certain crop. Typical measures are the choice of variety, seed quality, seeding time and crop structure. तो इस तरीके से जो है हेल्दी सीड्स को सही समय पे सो करके, रेजिस्टेंट वैरायटी के सीड को सिलेक्ट करके, बायोलॉजिकल क्रॉप रेसिड्यू ट्रीटमेंट करके, और जो पिछले क्रॉप रेसिड्यूज हैं उनको प्रॉपरली रिमूव करके जो है आप इस तरह से डिजीज को मैनेज कर सकते हो, उनको आने से रोक भी सकते हो. सिंथेटिक फंजीसाइड, आप केमिकल कंट्रोल करने के लिए जो है फंजीसाइड जैसे कि आपके प्लांट बेस्ड हो सकते हैं, उसी तरह से सिंथेटिक फंजीसाइड्स होते हैं. और शुरू में जो है जो कंपाउंड यूज़ किए जाते थे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, जैसे कि सल्फर और कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट, ये यूज़ किए जाने वाले पहले फंजीसाइड्स में से आते हैं. देन फंजीसाइडल प्रिपरेशंस आने लगी, मिक्सचर फंजीसाइड भी है उसमें, और उसमें जो है कोई उसको इमल्सिफाई करने के लिए उसमें मिक्सचर भी डाला गया है. तो इस तरह की प्रिपरेशन, जैसे कि सबसे पहले जो प्रिपरेशन आई ऐसी
It was Bordeaux mixture or Burgundy mixture. These were introduced in the latter half of the 18th century. फिर इन फंजीसाइड्स को अलग अलग क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सल्फर फंजीसाइड्स. सल्फर फंजीसाइड्स होते हैं इनऑर्गेनिक सल्फर वाले और ऑर्गेनिक सल्फर वाले. तो इनऑर्गेनिक दे आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंजीसाइड यूज्ड बाय मैन. इसमें आते हैं एलिमेंटल सल्फर, वेटेबल सल्फर, लाइम सल्फर मिक्सचर. तो इसका यूज पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट किया जाता है. और पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन ये कुकुरबिट्स में जो है वेटेबल सल्फर या सल्फर डस्ट का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुकुरबिट्स हाईली ससेप्टेबल होते हैं. यहाँ पर आपको बर्निंग देखने के लिए मिलती है. ऑर्गेनिक सल्फर वाले फंजीसाइड्स के एग्जाम्पल हैं थेरम, जिरम, फरबाम, नाबाम, जिनेब और मनेब. दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ डाइथायोकार्बामिक एसिड. Therum जो है, Therum is a broad spectrum fungicide which was introduced in 1942 for used as seed treatment. और seed treatment करने के लिए 250 grams per kg seed इसका रेट होता है, और अगर soil application करनी है तो 15 से 25 kg per hectare के आसपास इसका application है. सेकेंड कैटेगरी है फंजीसाइड्स की कॉपर फंजीसाइड, जो कॉपर बेस्ड होते हैं. अ लार्ज स्केल यूज ऑफ कॉपर बेस्ड फंजीसाइड इट स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ बोर्डियक्स मिक्सचर इन 1885. इट वाज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर PM Millardet, और ये फ्रांस में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था. And then all copper fungicides are inorganic in nature and they are prepared from copper sulfate, copper carbonate, copper oxide जिसको फंजीमार या फेरेनॉक्स भी बोलते हैं, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड. कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है जिसको फंजाई और बैक्टीरिया दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. Then there are mercury fungicides, highly fungotoxic and used against seed-borne diseases. As a seed treatment इसको यूज करते हैं, पर क्योंकि इसके ह्यूमन टॉक्सिसिटी भी है तो इसलिए इसका यूज जो है मिनिमम रखा जाता है. इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जैसे कि मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड मर्क्यूरस क्लोराइड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आते हैं जैसे कि इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, और इसको सेरेसिन या ग्रेनोसिन के नाम से जाना जाता है, और इथाइल मर्क्यूरी फॉस्फेट, मिथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, फिनाइल मर्क्यूरी यूरिया. Then there are quinone fungicide. These are naturally present in plants and animals. Examples हैं क्लोएनिल और डाइक्लोन और सेरेडान. अब एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपके बेंजीन बेस वाले होते हैं, जैसे कि क्लोरोथेलोनिल, डेकोनिल, डाइक्लोरान, डिनोकार्प और पेंटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन जिसे ब्रासिकॉल भी कहते हैं. देन देयर आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एग्जांपल्स हैं केप्टान, फॉल्पेट, केप्टाफोल, इप्रोडियोन और विनक्लोजोलिन और ग्लायोडीन और डायरीन. फिर ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स हैं, ऐसे ही सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं जिसमें है कार्बोक्सिन जिसको विटावेक्स बोलते हैं, और ऑक्सीकार्बोक्सिन जिसको प्लांट वैक्स बोलते हैं. दीज आर बेसिकली ऑक्सीथिन्स. देन बेंजीमिडाजोल की कैटेगरी है जिसमें बेनमाइल और कार्बेंडाजिम और थायोबेंडाजोल और थायोफेनेट भी आते हैं. देन देयर इज एसाइक्लालेलिन्स and these are metalexyl और furexyl और venalexyl. then triazole जिसमें आपका प्रोपिकोनाजोल या टिल्ट नाम से फंजीसाइड आता है वो है. निमेटीसाइड भी है.
नेमेटोड्स को एक्चुअली इनिशियली फंगस में ही हम कवर करते थे, प्लांट पैथोलॉजी में इसको पढ़ते थे। लेटर ऑन जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्योंकि इंसेक्ट और पैथोजन के बीच की हैं, और बाद में इसको अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाने लगा, नेमेटोलॉजी साइंस के अंदर इसे पढ़ा जाने लगा। इसको कंट्रोल करने के लिए है डीडी मिक्सचर, टिलोन, मिथाइल डाइब्रोमाइड, नीमागोन, मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोपिक्रिन, डेजोमेट, वापाम, फिनामिफोस, फोरेट, पेनसल्फोथ्योन, इथोप्रोप, इथोप्रोफोस, थायोनाजीन, एल्डिकार्ब, कार्बोफिरॉन और कार्बोसल्फान। थैंक यू।